Hello everyone. Well, how are you? My name is Arima Chaturvedi, as you already know me by now, and I am your social science educator on this an academy platform where you and I are going to have some very interesting and amazing lectures of all the chapters of social science. So, as you already know that do what? Well, you have to hit the like button, share the video, hit the subscribe button, and importantly, hit the bell icon to never miss any video from Unacademy. राइट एंड वाई टू डू दैट भाई क्योंकि रोज तो मैं आऊंगी वीडियो लेके ठीक है और बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद we'll do some quizzes and amazing stuff. तो उसके लिए what you have to do is to stay tuned to this channel और उसके लिए तो बेल आइकन तो प्रेस करना is a must. So without any further delay क्योंकि इंट्रोडक्शन देना तो भाई आपको पता ही है कि you know me very well now. तो इंट्रोडक्शन देना तो ठीक है चलो इग्नोर करते हैं चैप्टर की तरफ चलते हैं ठीक है. So the chapter that we are going to study today is maps. अब मैप्स के बारे में आपको क्या ही बताऊं, सब पता है आपको मैप्स के बारे में राइट. मैप्स तो मतलब आपने सब देखे होंगे, आप अपनी हिस्ट्री की बुक खोलो, ज्योग्राफी की बुक खोलो, यू विल फाइंड मैप्स ठीक है. अब मैप्स होते क्या है, आप ये सोचोगे कि भाई जब हमारे पास ग्लोब्स थे, हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब्स पढ़ा था, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, इतनी मेहनत ना हमसे करवाएं ना खुद करें, और उन्होंने ये मैप्स ले आए ठीक है. तो मैप्स आए तो मैप्स इसलिए आए क्योंकि आप हर चीज ग्लोब में नहीं देख सकते. अब जैसे आपने इतना बड़ा अर्थ आपने इतने से ग्लोब में फिट कर दिया ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने नहीं मना किया, बहुत अच्छी बात है. बट आप ये सोचो कि अब आपको इतने बड़े अर्थ की एक सिटी देखनी है, इंडिया की एक सिटी देखनी है, क्या आपको ग्लोब में दिखेगी? नहीं, आपको ग्लोब में बिल्कुल नहीं दिखेगी वो सिटी. क्यों? क्योंकि इतने बड़े अर्थ में इतनी छोटी छोटी कंट्रीज दिख रही हैं आपको जो कि आपने ग्लोब में फिट कर दिया है, और उसमें से भी आप बोल रहे हो कि मेरे को सिटी देखनी है और सिटी के अंदर की जगह देखनी है. तो आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट, क्योंकि आपको ये सब चीजें ग्लोब पे नहीं दिखेंगी. और ये सब इसलिए नहीं दिखेंगी, इसीलिए तो हम लोगों ने मैप्स इन्वेंट किए, यानी कि सबसे पहले तो मैप्स इन्वेंट हुए थे वैसे बेसिकली, बट जस्ट टू लर्न कि उसमें डिफरेंस क्या है. वो डिफरेंस यही है, वो डिफरेंस ये है कि जब हमें ग्लोब दिखे तो हमें समझ में आया कि अर्थ ऐसा होगा ठीक है. अब ऐसा होगा अर्थ की मतलब ऐसे स्फेरिकल शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में ये यहाँ है ये यहाँ है. तो जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, एक तरफ लाइट आएगी और एक तरफ दिन होगा. ये तो आपको पता ही है, हम पहले भी प्रीवियस चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं. बट अब आता है कि ये जो मैप्स हैं उसमें तो हम नहीं देख सकते कि दिन कहाँ होगी, रात कहाँ होगा, एक्सिस कहाँ होगी, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स. वेल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स तो हम डेफिनेटली मैप्स पे देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द नॉर्थ पोल, द एग्जैक्टली साउथ पोल, द एक्सिस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये नहीं पता चलेगा कि अगर हमने उसे सर्कुलरली प्लेस किया तो वो अर्थ पे एग्जैक्टली किस पोजिशन पर होगा. ये चीज हमें ग्लोब बताता है. However, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक कंट्री की एक सिटी में एक पार्ट देखना है, सिटी का एक पार्ट देखना है. अब वो तो आप ग्लोब को तो ऐसे जूम इन नहीं कर सकते अपनी टच स्क्रीन की तरह ठीक है. तो इसके लिए हमने मैप बनाया, जो आप जूम कर रहे थे उसे हमने मैप पर बना दिया ठीक है. यानी कि अब आपको कभी भी किसी भी सिटी का मैप देखना है, किसी भी सिटी के बारे में जानना है कि उसमें ये जगह कहाँ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्लोब देखोगे नहीं. व्हाट यू विल फाइंड, you will find it in a map, and that is why maps were created to know कि डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर जाना है तो कैसे जाएंगे, इस सिटी से उस सिटी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, और इसी की वजह से मैप्स हमने क्रिएट किए ठीक है. अब आगे चलते हैं और ये बताते हैं आपको कि मैप्स होते क्या है, क्योंकि भाई बेसिक डेफिनेशन मतलब समझाना तो सब ठीक है मैम, सब कुछ ठीक है, पर क्वेश्चन आंसर्स में तो डेफिनेशन लिखनी पड़ती है. तो भाई डेफिनेशन भी समझाने का काम है मेरा, मैं समझाऊँ, चिंता मत करो. With lots of gossips and thought and stories. So a map is a representation or a drawing of a earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. ओफो, थक गई मैं तो बोलते बोलते. इतने भारी भारी शब्द है इसमें, कैसे समझ में आएंगे मैम, याद कैसे करेंगे. तो भाई समझ लो, इसे बहुत आसान है, याद अपने आप से लिख लो ठीक है. तो इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ
ठीक है। अब क्या होता है, मैं एक बार अपने फ्रेंड के घर जाती हूँ, तो उसका ना घर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। अब मैं ऐसी हो गई कि मैंने बोला मैं घर जाऊंगी ना तो मम्मी को जरूर बताऊंगी कि ये जो घर था ना ये बहुत ही ज्यादा सुंदर था, अब मेरे को भी ऐसे ही घर बनवाना है, तो मैं बड़ी हो जाऊंगी फिर मैं अपने लिए ऐसा घर बनवाऊंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मैं घर आई तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, तो मम्मी बोले कि क्या कैसी बातें कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये यहाँ वो वहाँ, ये वहाँ वो वहाँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर लिया और मैंने उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो मैं आपको बताती हूँ। तो हम पहले एक ऐसे एंट्री गेट से निकले, तो मैंने एक एंट्री गेट बनाया, फिर मैंने बोला फिर हम लोग थोड़ा सा चले तो इधर उधर गार्डन था, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन था, गार्डन में इधर झूला उधर झूला, तो मैंने हल्के हल्के से झूले उले बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं अंदर गई, घर में घुसी, तो अब घर में घुसने से पहले क्या था, एक पोर्च था बहुत सुंदर, तो मैंने वो पोर्च बनाया। अब पोर्च में अंदर घुसी तो क्या हुआ, एक ऐसे एरिया था जहाँ पे सब लोग कलेक्ट हो सकते थे, वहां वो बनाया मैंने। और फिर मैंने बताया कि देखो अंदर गए ना हमें, तो बड़ा सा ऐसे ड्राइंग रूम था, ऐसे सर्कुलर शेप में सुंदर सा ड्राइंग रूम था, तो मैंने वो सर्कुलर शेप में ड्राइंग रूम भी बनाया। अब उसके बाद सीढ़ियां ऊपर गई, सीढ़ियां नीचे गई, फिर वो ऊपर रूम्स थे, नीचे रूम्स थे, अंडरग्राउंड रूम्स थे, छत थी, टेरेस थी, मैंने उन्हें सब बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने मैप मतलब ऐसे मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया ना, मेरी मम्मी को सब इमेजिन होना स्टार्ट हो गया, कहती अरे ये तो बहुत ही सुंदर घर है, ऐसे ही अपन ने बनाएंगे, जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो पक्का ऐसे ही घर बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी पार्ट को ड्रॉ करके बताएं, किसी को ओरली बताने से बेटर है, तो हम उसे जब ड्रॉ करके बताएंगे तो उसे भी पता चल जाएगा कि वो कैसा दिखता है, कहाँ है, कैसा है, एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा, बट स्टिल ही और शी विल स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स, जैसे हम बता रहे हैं वैसे वो इमेजिन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम किसी भी चीज को, स्पेशली अर्थ सरफेस को, जब हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यानी कि अब जैसे मैंने घर को ड्रॉ किया, अब वो घर कहाँ है, घर अर्थ सरफेस पे ही तो है, क्या आपने सोचा मून सरफेस पे घर, तो मैं जाऊंगी नहीं, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एस्ट्रोनॉट कि मैं मून पे चली जाऊं अपने फ्रेंड के घर को देखूं, और ना ही मेरा फ्रेंड एलियन है, ठीक है ना, तो मेरा फ्रेंड एलियन भी नहीं है और ना ही उसका घर मून पे है, और ना ही मैं एस्ट्रोनॉट हूँ कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो सके, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मैंने वो घर बनाया, वो घर किस पे था, अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस का एक छोटा सा पार्ट था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको पेपर पे ड्रॉ किया, यानी एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया। अब वो फ्लैट सरफेस कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मेरे को पेपर नहीं दिख रहा हो तो मैंने वॉल पे बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरे को मार पड़ी हो वो बात अलग है, पर वॉल तो मैंने गंदी कर दी, तो वॉल भी एक फ्लैट सरफेस है। फिर मेरे को हो सकता है वॉल पर मार पड़ी हो, तो मैंने बोला ठीक है चलो इस टेबल पे बना देते हैं, टेबल भी तो फ्लैट सरफेस है, मैम ने बताया था किसी भी फ्लैट सरफेस में बना दो तो उसे मैप कहते हैं, ठीक है। तो मैंने जब टेबल बनाया तो मेरे को और जोर से थप्पड़ पड़ा, फिर मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बोला ये ले पेपर इस पे बना, ठीक है। तो अब मैंने पेपर पे बना के उन्हें सब कुछ समझाया। अब क्या होता है कि जब मैंने इस फ्लैट सरफेस पे बनाया, वुडन वाले फ्लैट सरफेस पे बनाया, तो वो भी तो फ्लैट सरफेस ही थे ना, तो अब मैं कहीं पे भी अर्थ के सरफेस को बनाऊं या अर्थ के सरफेस के किसी भी छोटे से पार्ट को बनाऊं, तो क्या होगा, उसे हम मैप कहेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम बनाना इतना इतना बड़ा अर्थ और उसको एक पेपर पे बनाना, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो मान ही नहीं सकते। तो भाई मान लो मैं बता रही हूँ ना, अब आप और बाहर जाओगे मार्केट में, आप मैप्स पूछना किसी से भी, सब दे देंगे आपको, इंडिया का नहीं आपको वर्ल्ड का मैप देंगे। फिर आप ये सोचना कि इतना बड़ा वर्ल्ड का मैप है इतने छोटे से पेपर पे कैसे आ गया, तो भाई वो इसीलिए आ गया क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसको स्केल कर दिया, यानी कि कोई बहुत बड़ा साइज होता है, हम उसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाते या हम किसी को बता नहीं सकते या हम उसको मेजर नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम उसको स्केल कर देते हैं। कैसे, ऐसे कि जैसे सपोज अब आप अपने स्कूल के राउंड्स दे रहे हो, अब आपने जो राउंड लिया वो पहले आपने ऐसे ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में आपने राउंड लिया, ठीक है। अब जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे हो और आपके जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने आपको स्पेशली एक ड्यूटी दी है कि आपको पूरे स्कूल के एक आउटलाइन बनानी है, ठीक है। तो अब आप आउटलाइन कैसे बनाओगे, आप आउटलाइन ऐसे ही तो बनाओगे, आप पेपर लेके जा रहे हो, अब सोचो मैं सीधे सीधे चल रहा हूँ तो मैं जितना चलूँ ना उतना उतना लाइन खींचता जाऊंगा, ठीक है। बट उससे बेटर क्या है, अगर आप पूरे स्कूल को, आपको पता है कि मेरे स्कूल की लेंथ इतनी है, ठीक है, अब मेरे को उसे पेपर पे ड्रॉ भी करना है, तो मैं पेपर पे ड्रॉ कैसे करूँ,
तो मैंने क्या किया, मैंने उसको छोटा कर दिया और मैंने ऐसे मार्जिन कर दिया कि भाई इतना सा है। मैंने तो पेपर पे इतना बनाया, पर रियलिटी में क्या वो इतना है? नहीं, रियलिटी में वो बहुत बड़ा है। तो जिस बड़ी चीज को हम छोटा सा शो करते हैं अपने पेपर पे, उसे हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्केल क्या होता है? जब बहुत बड़ा साइज है तो हम उसे छोटा करके कहीं बना देते हैं, शो कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम उसको स्केल करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अब आपकी कोई टीचर है, आपके टीचर ने आपसे, आपके फ्रेंड से और एक और आपके फ्रेंड से बोला कि भाई इंडिया का मैप बना के लेके आना है। ठीक है, आप तीनों को इंडिया का मैप बना के लेके आना है। तो आपने सोचा कि भाई इतना बड़ा पेपर मैं क्यों वेस्ट करूं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक कॉपी है, स्कूल की कॉपी इतनी सी, उसी पे बना लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उस पे बना लिया। अब आपका जो फ्रेंड था उसने बोला कि यार कॉपी तो मतलब ऐसे छोटी सी रह जाएगी, काम करे, क्या काम करे, रजिस्टर के पेज पे बना ले। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने रजिस्टर के पेज पे बना लिया। अब आपका जो तीसरा फ्रेंड था उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार इंडिया का मैप है, अच्छा सा सुंदर सा बनाऊंगा, मैम भी बोलेगी अरे वाह कितना सुंदर मैप बनाया। तो उसने बोला कि चलो मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक चार्ट पेपर पे बना देता हूँ। ठीक है, अब चार्ट पेपर तो आपको पता है इतना बड़ा होता है। ठीक है, अब इतने बड़े चार्ट पेपर पे उसने पूरे में इंडिया का मैप बनाया, तो ऑब्वियसली सुंदर तो लग ही रहा होगा। ठीक है, अब और क्या हुआ, और ये हुआ कि आपने कॉपी के पेज पे बनाया तो भी वो अच्छा लग रहा था, आपके फ्रेंड ने रजिस्टर के पेज पे बनाया तो भी अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था कि वही इंडिया का मैप जो कि एग्जैक्ट सेम साइज का होगा, ऑब्वियसली इंडिया ऐसे छोटा बड़ा तो नहीं हो सकता है, उतनी ही साइज का रहेगा ना। तो आपने क्या किया, आपने उसे अलग साइज पे बनाया, आपके फ्रेंड ने अलग साइज पे बनाया और आपके दूसरे फ्रेंड ने बिल्कुल ही अलग साइज पे बनाया। ठीक है, यानी कि जब हम उसको बना रहे थे तो ऑब्वियसली हमने इंडिया का साइज तो नहीं एग्जैक्टली लगाया उसमें, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। आपने ज्यादा रिड्यूस किया, आपके फ्रेंड ने थोड़ा कम किया और आपके जो दूसरा फ्रेंड है उसने सबसे कम रिड्यूस किया। ठीक है, तो इसी रिडक्शन को हम स्केलिंग कहते हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज है, उसे छोटे से पेपर पे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको स्केल कर देंगे। जैसे मैं 500 मीटर्स चली, मेरे को लगाना है पेपर पे मार्क। अब पेपर इतना सा, इस पे 500 मीटर्स तो बना ही नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने जब मैं 500 मीटर्स चली तो मैंने सोचा कि जैसे ही मैं 500 मीटर्स चलूंगी तो मैं हर 500 मीटर्स को 1 सेंटीमीटर मान लेती हूँ। ठीक है, हर 500 मीटर्स को 1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब जैसे ही मैं 500 मीटर चली, मैंने 1 सेंटीमीटर लगा दी एक लाइन। फिर मैं नेक्स्ट 500 मीटर्स चली, मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। फिर मैं एक और 500 मीटर्स चली तो मैंने एक और 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। अब मैंने ये पेपर किसी और को दिया और मैंने बोला कि मैं इतना चली हूँ आज। तो बोलेगा क्या 3 सेंटीमीटर चली? पागल है कि 3 सेंटीमीटर तो पैर भी नहीं होगा, जब 3 सेंटीमीटर इतना सा होता है 3 सेंटीमीटर। तो मैं उसे बोलूंगी नहीं, मैं आज चली 1 2 and 3, that means 3 सेंटीमीटर। और हर सेंटीमीटर, हर 1 सेंटीमीटर कितना था? हर 1 सेंटीमीटर 500 मीटर्स के इक्वल था। सो दैट मीन्स मेरे पास 3 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 500, दैट मीन्स 1500 मीटर्स चली हूँ आज मैं। तो देखो इतना चल रही, ओहो 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, 1.5 किलोमीटर हो गया। बड़ी बढ़िया यार, तो इतना चल रही। बोलेंगे देख लो, सब लोग सीखो मेरे से और ये भी सीखो कि मैप्स पर कैसे हम स्केल करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, हर 500 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर मैंने मूव किया, तो हर 3 सेंटीमीटर कितने हो गए? 3 इंटू 500, बिकॉज 1 सेंटीमीटर वॉज इक्वल टू 500 मीटर। ऐसा मैंने मान लिया। ऐसा होता नहीं है, आपको पता होगा, आपने कन्वर्जन पढ़ा हुआ है, तो ऐसा होता तो नहीं है, बट ऐसा मैंने मान लिया। अब जब मैंने मान लिया तो भाई मानने में गया, तो ऐसे तो मैं भी मान सकती हूँ कि मैं देश की प्रधानमंत्री बन गई, पर क्या मैं बन गई? नहीं, पर मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने उसको भी मान लिया। अब जब मैंने मान लिया, मैंने कैलकुलेट करके देखा कि भाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बनाया और यहाँ पे भी मैंने 1500 मीटर ही चला, दैट मीन्स सही आना है। ठीक है, तो स्केलिंग आपको समझ आ गई, रिडक्शन समझ में आ गया। क्या किया मैंने इतने बड़े साइज को इतना सा बना के पेपर पे ड्रॉ कर दिया, दैट इज स्केल। ठीक है, तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग। या तो मैंने बनाया होगा या फिर ऑब्वियसली बनाया ही होगा फिर अगर मैंने पूरे अर्थ सरफेस को बनाया है या अर्थ सरफेस के छोटे से पार्ट को बनाया है, उस किसके अकॉर्डिंग? स्केल के अकॉर्डिंग।
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैप्स। इजी, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास एक बुक थी, अब वो फट गई, बहुत पुरानी बुक थी, वो फट गई, आपको पता है कि वो इंग्लिश की बुक है। अब आपने क्या किया, आपने जो इंग्लिश की बुक के पेजेस थे ना, उन सबको आपने कलेक्ट किया, एक शॉप पर गए और आपने उनसे बोला भैया इसे बाइंड कर दो, ठीक है। तो उसने आपको नेक्स्ट डे बाइंड करके दी। अब जब वो उसने बाइंड करके दी तो उसे आप क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे कि ये है इंग्लिश लिटरेचर की बुक, ठीक है, एग्जैक्टली यही बोलोगे। तो अब ऐसे ही जब मेरे पास बहुत सारे मैप्स थे, मैं दुकान पे गई, मैंने बोला भैया इसे बाइंड करके दे दो, तो उन्होंने बोला ठीक है। अब जो मेरे पास आई उसे क्या बोलूंगी मैं, जो बाइंड करके इतने सारे मैप्स आए मेरे पास, उन्हें मैं बोलूंगी मैप्स की बुक, ठीक है। मैथ्स नहीं, दूर रखो भाई मेरे से, तो मैथ्स को मेरे को नहीं पसंद, मेरे को वीडियोस देखने पड़ेंगे अनअकैडमी पर मैथ्स के, ठीक है, तो आप भी देखना जरूर। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मैप्स के बुक की, ठीक है, यही जो हम पढ़ रहे हैं मैप के बुक्स की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने मेरे को बाइंड करके दे दी, तो उसी मैप की बुक को हम कहते हैं एटलस, ठीक है। एटलस क्या है, एटलस जब बहुत सारे मैप्स को हम एक ही जगह पे रख देते हैं, जो बुक बनती है उसे हम कहते हैं एटलस, ठीक है, इजी। अब एटलसेस जो होते हैं वो बहुत सारे साइज के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, मेजरमेंट के होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्केल के होते हैं। जैसे कि आपने मैप बनाया था, आपके फ्रेंड ने मैप बनाया था, और आपके एक और फ्रेंड ने मैप बनाया था। अब आप तीनों ने मैप बनाया, पर वो अलग अलग साइज के थे। ऐसे कोई भी मैप बनाए तो वो अलग अलग साइज का हो सकता है, और ये अलग अलग साइज के, इसी का ही मतलब है कि जब हम एटलसेस कंबाइन करते, सब मैप कंबाइन करते हैं या एटलस बनाते हैं, तो हो सकता है एक एटलस अलग साइज का हो, एक एटलस अलग साइज का हो। एक और आप देखना, जब आप स्टेशनरी शॉप पर जाओगे, या हो सकता है अपनी लाइब्रेरी में जाओ, अपने क्लासरूम में जाओ, तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम पे से डिजी बोर्ड्स वगैरह कुछ नहीं होता था, हमें तो बोरिंग से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना पड़ता था, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना पड़ता था, सो बोरिंग। पर ठीक है, कोई बात नहीं, यू एंजॉय, यू गाइज एंजॉय, ठीक है, डिजी बोर्ड से एंजॉय करो, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इतने बड़े से मैप को हमारे क्लासरूम में वो ऐसे हम लोग ने टाई कर रखा था, ठीक है, वॉल पे पिन अप कर रखा था वो हमने मैप। कोई भी ज्योग्राफी का टीचर आता था वो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ा के चला जाता था। तो अब क्या हुआ, वो जो इतना बड़ा मैप था ना, इतना बड़ा मैप, वैसे ही आपके फ्रेंड ने चार्ट पेपर पे बनाया था। अब उसी मैप को हम अपनी बुक में देख रहे हैं, मैप सेम है पर स्केल डिफरेंट है, ठीक है। अब वो भी तो मैप ही है, उसे भी तो आप मैप ही बोलोगे। सिमिलरली आपने एक और मैप देखा जो आपकी लाइब्रेरी की पूरी वॉल पर लगा हुआ है, ठीक है, पूरी वॉल पर वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। अब वो भी मैप है, क्लासरूम में भी मैप है, और बुक में भी मैप है, और जो आपके हाथ में पेपर की शीट है जो आप मार्केट से मैप लेके आए हो, वो भी मैप है। सब अलग अलग साइजेस के हैं। तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो एटलस होते हैं, यानी कि जो मैप्स हैं, वो अलग साइज के हो सकते हैं, वेरियस साइजेस के हो सकते हैं, छोटा बड़ा और बड़ा, और डिफरेंट स्केल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, वेरी इजी, कुछ भी हो सकता है। और एक और बात, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम मैप्स देखते हैं, यानी कि जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अब आप ग्लोब में तो देख नहीं सकते, आपको क्या करना है, आपको बहुत इजी काम करना है, आपको अपना फोन खोलना है, गूगल मैप्स खोलना है, आपको बोलना है कि भाई हे गूगल प्लीज टेक मी फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, ठीक है। अब वो गूगल क्या करेगा, गूगल आपको बता देगा कि ये नेविगेशन है, यू हैव टू टेक 500 meters straight, then you have to take a left turn, and then walk straight for another 100 meters, and then take a right for another 300 meters, ठीक है, ऐसे ही बताता है। और फिर वो बोलेगा कि भाई आपकी डेस्टिनेशन आ चुकी है, उतर जाओ, गूगल मैप्स बंद कर दो। तो अब पहले तो ऐसा नहीं होता था, गूगल मैप्स नहीं चलते थे, तो क्या हुआ, हम लोग ने जब मैप्स खोले, पहले तो हमने ग्लोब खोला, ठीक है, हमने ग्लोब देखा, हमने ग्लोब में सबसे पहले देखा कि अरे ये क्या है, अब इसमें तो हम सिटी में कैसे डायरेक्शन कैसे ढूंढे सिटी में। तो हमने क्या किया, हमने मैप लिया, ठीक है। अब मैप में हमने उस सिटी के डायरेक्शंस देखे। जब हमने उस सिटी के डायरेक्शंस देखे मैप में, तो हमें पता चल गया कि अगर मेरे को इस जगह से अपने स्कूल जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरे को पहले लेफ्ट लेना है, ये रोड जो है यहाँ जा रही है, ये रोड जो है ये राइट में जा रही है, और मेरे को राइट में ही मेरा स्कूल है, तो मैं कौन सी रोड लूंगा, जो रोड राइट में जा रही है मैं वो रोड लूंगा, ठीक है। अब जब आपने वो रोड ले ली, तो आप धीरे धीरे वॉक करते करते गए और आपका स्कूल आ गया। यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन किससे मिल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन मैप से मिल रही है, ग्लोब से नहीं मिल रही है, बट थोड़ी सी कम मिल रही है,
ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि मैप्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है ग्लोब्स। ठीक है, दैट्स इजी। बहुत ही छोटे छोटे से 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था कि भाई अगर हम कोई भी अर्थ के सरफेस का या अर्थ के छोटे से सरफेस का पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं फ्लैट सरफेस पे स्केल के अकॉर्डिंग, तो हम उसे स्केल कहते हैं। अब इतने सारे मैप्स की बुक को, यानी कि बहुत सारे अगर मैप्स हैं उनकी बुक को हम क्या कहते हैं, हम उनको एटलस कहते हैं। सिमिलरली बहुत सारे एटलस, बहुत सारे मैप्स अलग अलग स्केल के होते हैं और अलग अलग साइजेस के होते हैं। ठीक है, और मैप्स हमेशा ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वाई? बिकॉज आप लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब कुछ आप मैप्स में देख सकते हो, आप ग्लोब्स में भी देख सकते हो, बट आप ये नहीं देख सकते ग्लोब में कि आपका एरिया कहाँ है, आपके फॉरेस्ट कहाँ है, आपके माउंटेन्स कहाँ है, आपकी प्लेटोज कहाँ है, ये सब हम ग्लोब में नहीं देख सकते। ठीक है, इसीलिए मैप्स जो है वो ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे अपने नीचे जो पिक्चर है इसमें भी देख लो। अब आप देखो, जब हम ये वर्ल्ड का मैप है, अभी हमने इंडिया का मैप देखा, पर आप ग्लोब को तो इंडिया में नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरे ग्लोब में सिर्फ हम इंडिया का मैप लगा दें, तो दैट वुड बी रॉन्ग, राइट? आप पूरे ग्लोब में इंडिया का मैप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया तो एक छोटे से पार्ट में आता है अर्थ के। अब पूरे अर्थ का मिनिएचर फॉर्म ही तो है वो ग्लोब, उसमें आप पूरे अर्थ को तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने उसको अलग से फ्लैट सरफेस पे बना लिया। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन, ये जो हमने मैप्स की इतनी बड़ी कहानियां सुनी, ये कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो हमने जो इतनी सारी कहानियां सुनी, हमें समझ में आ गया कि मैप्स क्या होते हैं, एटलसेस क्या होते हैं, ग्लोबल मैप्स में डिफरेंस क्या होता है। हमने ये देखा कि मैप्स जो थे ना वो 3 टाइप के थे। ठीक है, so basically maps are divided into 3 types. First is the physical map, the second is the political map, and the third one is thematic maps. Now what are the physical maps, political and thematic maps? तो physical maps वो maps होते हैं जिनमें जो natural features है ना अर्थ के वो दिखते हैं। अब आप बोलोगे natural features क्या होते हैं? तो भाई natural features वो features हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने प्लेटोज देखे, आपने हिल्स देखे, आपने माउंटेन्स देखे। अब आप कहीं घूमने जा रहे हो, सपोज आप शिमला चले गए, तो आपने सामने क्या देखा? आपने देखा इतने सुंदर सुंदर माउंटेन्स हैं, देखे ना। अब आप सपोज हरिद्वार गए हो, आपने हरिद्वार में क्या देखा? आपने हरिद्वार में नदी बहती हुई देखी। ठीक है, आपने वो देखी, आंखों से देखी। ठीक है, आप टच भी कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या देखा आपने? ओशंस देखे। आप किसी कोस्टल एरिया में चले जाओ तो आपको क्या दिखेगा? आपको कन्याकुमारी में चले जाओ, आपको क्या दिखेगा? वहां पे आपको ओशंस दिखेंगे, ओशंस नहीं ओशन दिखेगा। ठीक है, तो जब आप ओशन देखोगे आप उसे टच भी कर सकते हो, तो अब ओशन मतलब उसके पानी को तो टच कर ही सकते हैं। तो अब आपने उसको देखा, आपने रिवर्स देखे, प्लेन्स देखे, प्लेटोस देखे, फॉरेस्ट देखे, आपने इतनी सारी चीजें देखी और आपने उन्हें टच भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिस मैप में होती हैं वो उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप। इजी, जो भी चीजें नेचर प्रोवाइडेड होती है, नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, उसे जब हम किसी मैप पर बना देते हैं तो हम उसे कहते हैं फिजिकल मैप। और इसी का एक और टर्म है रिलीफ मैप्स। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी ऐसी चीजों को मैप में बना रहे हैं जिन्हें हम शो कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उन सब चीजों को हम, उस पूरे मैप को हम बोलते हैं फिजिकल मैप्स। ठीक है, नाउ एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो फिजिकल मैप्स क्या थे? मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटोज, rivers, plains, oceans, etc. are called as physical or the relief maps. ठीक है, इजी था। फिर आता है पॉलिटिकल मैप्स। ना व्हाट आर पॉलिटिकल मैप्स? तो भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज को टच करो, देख रहे हो, तो आपको पता है कि वो फिजिकल मैप में आता है। अगर हमने उसे मैप पे रिप्रेजेंट किया है, फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट किया है, तो वो फिजिकल मैप बन जाएगा। हाउएवर, ऐसी चीजें जो कि हमें पता है, जैसे कि अब हमारा इंडिया है, इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं और वो सारी स्टेट्स डिवाइडेड है। ठीक है, लाइन से डिवाइडेड है। पर अगर आपने राजस्थान से उत्तर प्रदेश आ रहे हो, ठीक है, अब आप राजस्थान से जब आप यूपी आ रहे हो तो आपने देखा था मैप में कि एक लाइन थी। ठीक है, पर क्या वो लाइन आपको दिख रही है रोड पर? जब आपने राजस्थान से यूपी क्रॉस किया तो आपको पता थी क्या ये वही लाइन है जो हमने मैप पे बनाई थी? ठीक है, दिख रही थी। आप उस लाइन को टच कर सकते हो? नहीं, आप उस लाइन को टच नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसी लाइन है ही नहीं। ये हमने लाइन कहाँ बना दी? ये हमने लाइन पेपर्स पे बना दी और उन्हीं को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स।
ठीक है, यानी कि ऐसे मैप्स जो कि हमें सिटीज दिखाते हैं, टाउन्स दिखाते हैं, विलेजेस दिखाते हैं, कंट्रीज दिखाते हैं, वर्ल्ड के मैप में वर्ल्ड की जो अलग अलग ऐसी जगहें हैं, एरियाज हैं, वो दिखाते हैं, तो हम उनको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मैप जहाँ पे हमें सिटीज दिख रही हैं, कंट्रीज दिख रही हैं, और क्या सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स, ये सब चीजें दिख रही हैं, तो हम उन्हें पॉलिटिकल मैप कहते हैं। राइट, इजी था। पॉलिटिकल मैप में एक और चीज याद रखना, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्टेट्स में वेरिएट नहीं कर सकते अगर आप वॉक करके जा रहे हो या आप किसी भी व्हीकल से जा रहे हो, बट हम उसे शो करते हैं, मैप पर शो करते हैं। वैसे ही अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी चले जाओ, तो क्या आपको दिखेगा कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी, आपने ये बॉर्डर क्रॉस किया तो आप उस सिटी में आ गए, यही बॉर्डर था जो हमने मैप पर रिप्रेजेंट किया था? तो ऐसा तो नहीं था। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप्स। सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज, स्टेट्स, इन सबको अगर हम मैप पे शो करते हैं तो हम उसे बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, अब आता है थीमेटिक मैप्स। पहले हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो पिक्चर कैसी है? पिक्चर ऐसी है कि भाई जो आपने फर्स्ट पिक्चर देखी है उसके नीचे फिजिकल मैप लिखा है, तो आप उसमें देख सकते हो कि ये जो ब्लू ब्लू कलर की लाइंस है ना, जैसे ये लाइंस हैं ब्लू कलर की, ये सारी जो लाइंस हैं ये लाइंस हैं रिवर्स की। मैंने आपको बताया था कि अगर रिवर्स होंगे तो वो क्या होगा? फिजिकल मैप। ठीक है, अब आपने देखा ये जो ब्राउन कलर का ऊपर लिखा हुआ है हिमालयास, ठीक है, तो वो ब्राउन कलर की जो पूरी रेंज है उसमें क्या होगा? उसमें माउंटेन्स होंगे। अब जो नीचे, अर्थ के नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पे पूरा पूरा ब्लू है एरिया है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओशन, यानी कि वाटर, अगेन विथ वाटर। तो ऐसी चीजें अगर हम किसी मैप पर शो करते हैं तो हम उसे फिजिकल मैप कहते हैं। However, in the middle picture क्या है? आपको जो states हैं, इंडियन states जो हैं वो divided हैं। आप इनको देख तो नहीं सकते। अगर आप walk कर रहे हो, आप land पर walk कर रहे हो and you are on the boundary line between राजस्थान and उत्तर प्रदेश, तो क्या आपको वो line दिखेगी? नहीं दिखेगी। आपने तो बस उसे मैप पर ड्रॉ कर दिया। ऑल्दो ये चीजें पता है, ये चीजें सबको पता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपने 1 फुट भी आगे बढ़ाया तो क्या होगा? आप यूपी में पहुंच जाओगे, बट आपको वो लाइन दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ये क्या था? ये थी पॉलिटिकल मैप्स। नाउ कम्स दी थर्ड मैप्स, दैट वर थीमेटिक मैप्स। अब ये थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? थीमेटिक मैप्स क्या करते हैं? एक चीज पर फोकस्ड रहते हैं, बहुत एम्बिशियस है। ठीक है, तो ऐसे मैप्स जो बहुत एम्बिशियस हैं, एक फोकस पे रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मैप में कोई एक पर्टिकुलर चीज देखनी है, जैसे मेरे को पूरी इंडिया में देखना है कि स्टील की इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? ऐसा मैप देखूंगी गूगल पे कि भाई स्टील इंडस्ट्रीज दिखाओ मेरे को इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो वो जो मेरे को मैप मिलेगा ना उसे मैं बोलूंगी थीमेटिक मैप्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई मैप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। यानी कि ऐसे, जैसे मैंने आपको एक इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दिया, स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, ऐसे ही हो सकता है मेरे को ये देखना हो कि इंडिया के किस पार्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, तो जब मैं गूगल पे डालूंगी कि भाई मेरे को तो मैप चाहिए ऐसा जहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे कुछ इंडिया के पार्ट्स दिखाएगा आपको पूरे मैप में, उनको कलर करके दिखाएगा, या हो सकता है से साइन करके कुछ दिखाए, और वहां पे क्या होगा? वहां पे हमें को देख के ये पता चल जाएगा कि इन एरियाज में इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी मैप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो हम उसे बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। अब इसी के अकॉर्डिंग उसको टाइटल्स दिए जाते हैं। जैसे अगर मेरे को रेनफॉल का मैप देखना है तो मैं उसको क्या बोलूंगी? उसको मैं बोलूंगी रेनफॉल मैप। अगर मेरे को देखना है कि सबसे ज्यादा एरिया में कहाँ पे फॉरेस्ट है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो मैं क्या बोलूंगी? उसको मैं बोलूंगी फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैप। ठीक है, ऐसे मैं देखूंगी स्टील इंडस्ट्रीज को तो स्टील इंडस्ट्री मैप, और रोड का मैप तो मैं बोलूंगी कि ये नेशनल हाईवेज का मैप है और ये नॉर्मल लोकल रोड्स का मैप है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने एक मैप देखा होगा जिसमें ऐसे करके बहुत सारी लाइंस बनी है। ठीक है, तो वो ये बताता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का रूट है, एयरवेज में, वाटरवेज में एंड लैंडवेज में। ठीक है, यानी कि वो रोड्स बता रहे हैं, वो नेशनल हाईवेज बता रहे हैं, वो रूट्स बता रहे हैं इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और आपको वो रूट्स बता रहे हैं वाटरवेज के भी, यानी कि शिप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जा रहा है, किस रूट से जा रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा मैप देख के।
ठीक है। तो थीमेटिक मैप्स क्या करते हैं, थीमेटिक मैप्स कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट की स्पेसिफिक फोकस लेते हैं, मतलब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, दोज मैप्स आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। जैसे कि जब आप ये मैप देखोगे तो थर्ड मैप, ठीक है, जहाँ पे नीचे थीमेटिक मैप्स लिखा हुआ है, मैंने सब लिख दिया, आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सुनते रहो, कहानी की तरह सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो थीमेटिक मैप्स में आपने देखा कि इसमें हर एरिया कोई डार्क ब्लू कलर का है, कोई उसे लाइट ब्लू कलर का है, ऑल द शेड्स ऑफ ब्लू इस मैप में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपने जब के शेड्स देखे मैप के, तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि जो सबसे ज्यादा डार्क कलर का ब्लू मैप है, दैट इज वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। The area which receives the highest rainfall in India is covered with the darkest blue color on the map. Now comes उससे जितने कम होते जाएंगे उतने कम एरियाज में रेनफॉल होती जाएगी। अब आप देखो राजस्थान के एक एरिया में ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का वो एरिया है, ठीक है। ऐसे ही जो जम्मू कश्मीर में ऊपर वाला एरिया है, लद्दाख रीजन, उसमें भी आप देख रहे होगे वो बिल्कुल व्हाइट कलर का है, ऑलमोस्ट व्हाइट, देखो आप यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही लाइट व्हाइट कलर का है। तो अब आप देखोगे जो ऑलमोस्ट व्हाइट है वहां पे क्या होती है, वहां पे बहुत कम रेनफॉल, ठीक है। तो ये जो मैप है, इस मैप को क्या बोलेंगे हम, इस मैप को बोलेंगे रेनफॉल मैप। और वैसे ये मैप क्या है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, दिस मैप इज अ थीमेटिक मैप। क्लियर, ऑल द टाइप्स ऑफ मैप्स आर क्लियर, राइट। मूविंग ऑन, अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप, यानी कि जब हम मैप बनाते हैं तो उसके लिए तीन नेसेसरी चीजें क्या है जो आपको याद रखनी है, मेरे को याद रखनी है, और जो भी मैप पढ़ रहा है, बना रहा है, उसको भी ये कंपोनेंट्स याद रखने हैं। तो पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस, देन कम्स द डायरेक्शन एंड द थर्ड वन इज सिंबल, ठीक है। सबसे पहले आया डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह में बहुत डिफरेंस होता है। आप एक पेपर पे अपने रूम का भी प्रॉपरली मैप नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि आप जहाँ पे आपने पेपर रखा, मैंने सपोज यहाँ पे पेपर रखा, तो क्या मेरा रूम इतना सा है, इतने में खत्म हो गया, नहीं, मेरा रूम तो बहुत बड़ा, ये तो एक वॉल के साइज का भी नहीं है, यानी कि मेरे को इसे स्केल करना होगा, एंड यू नो व्हाट स्केलिंग इज, राइट, मैंने आपको ऑलरेडी सब समझा दिया पहले वाली स्लाइड में। तो अब मैं इतने बड़े एरिया को तो नहीं कर सकती मैप पे, तो मैंने उसको रिड्यूस करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए डिस्टेंस क्या होता है, हमें समझना पड़ेगा कि जो मैप्स हैं वो किस रेशियो में, किस स्केल के अकॉर्डिंग रिड्यूस्ड है। और ये जो स्केल होता है ना, ये स्केल होता है, अगर हमें स्केल पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है उन डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास तो मैप था जिसमें मैंने 3 सेंटीमीटर वॉक किया था इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। अब ऑन दी अदर हैंड ओरिजिनली क्या हुआ था, मैंने 1500 मीटर वॉक किया था, और जिसमें से मैंने जब स्टार्टिंग के 500 मीटर वॉक किया था तो मैंने सोच लिया था कि हर 500 मीटर की 1 सेंटीमीटर लेंथ मैं रखूँ। तो अब मेरे को पता है दीज आर 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स, ऐसा मैंने माना था। कन्वर्शन में ऐसा नहीं होता, तो ऐसा मैंने मान लिया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर में अब मेरे पास सेंटीमीटर्स कितने हैं, 3, हर सेंटीमीटर कितने का है, 500 मीटर का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 500, ठीक है, इजी था। हमने क्या किया, हमने जितने टाइम्स हमने सेंटीमीटर्स की लाइन इंक्रीज करी थी उतने ही टाइम्स को हमने 500 से एक्चुअल साइज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस था वो आ गया, ठीक है। अब यानी कि अगर मेरे को पता है कि उनका स्केल क्या है, अब इसमें स्केल क्या था, इसमें स्केल था 1:500, यानी कि जो हम लोग स्केल होता है ना वो हमेशा रेशियो में होता है। रेशियो आपने पढ़े जिसमें से 2 कॉलम्स होते हैं, 2 डॉट्स होते हैं, 2 नंबर्स के बीच में 1:2, 1:3, तो ये क्या था, रेशियो था। हम ऐसे ही स्केल को रेशियो में मेजर करते हैं, ठीक है। दोनों एक ही साइज है, यहाँ पे रेशियो क्या था, 1 सेंटीमीटर इज इन रेशियो टू 500 मीटर्स। अब जब मैं इसे रेशियो में लिखूंगी तो मेरे को एक्चुअली दोनों के यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, बट अब अभी तो जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। वी आर नॉट स्टडिंग मैथ्स, वी आर स्टडिंग सोशल साइंस, तो छोड़ लो, कोई बात नहीं, आपकी मैथ्स टीचर आपको समझाती रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि स्केल हमेशा रेशियो में होता है, और अगर हमें ये रेशियो पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक्चुअल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं,
ठीक है, इजी। तो अगर हमें रेशियो पता है, स्केल किस में होता है, रेशियो में, यानी और रेशियो किसका होता है, एक्चुअल जो डिस्टेंस है उससे जो हमने पेपर पे फ्लैट सरफेस पे जो मैप पर हमने डिस्टेंस बनाया है उसका रेशियो होता है। उन दोनों नंबर्स के बीच में जो भी आ रहा होगा उसको हम रेशियो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1:500, यानी कि अगर मैं एक मीटर को 500 मीटर में लिखूंगी, यानी 500 मीटर के लिए 1 मीटर की लाइन बनाऊंगी, तो क्या होगा, वो होगा रेशियो 1:500. Right now, if you know the scale, you will be able to calculate the actual distance. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरे को मैप के बारे में पता है, अगर मेरे को पता है कि इस मैप का स्केल क्या है, जैसे मैंने रेशियो बताया आपको, मैंने बोला कि 1:500 है, तो मैं हर जितना भी मैं 1:1:1:1 मूव करूंगी, उतने टाइम्स में जितने टाइम्स में 1:1:1:1 मूव कर रही हूँ, उतने ही टाइम्स को मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इट वॉज इजी, राइट। मतलब अगर हम मैप्स किससे ड्रॉ होते हैं, मैप्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल्स, and if the scales are always written in the ratio form. और ये रेशियो क्या होता है, ये रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस से जो हमने मैप का डिस्टेंस लिया है, मैप में जो डिस्टेंस लिया है, रिड्यूस डिस्टेंस, उसका वो रेशियो होता है। ठीक है, अगर हमें स्केल पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअल डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इन दो जगहों में से एक्चुअल डिस्टेंस, इन दोनों की जगहों के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बड़े से एरियाज हैं, जैसे कि कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इनको तो अब भाई मैप पे शो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े हैं, हम कितना रिड्यूस करेंगे। तो जब हम इनको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, यानी कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड को एक A4 शीट पे बना रही हूँ, यानी कि आपके रजिस्टर की साइज की शीट पर बना रही हूँ, तो उसको मैं बोलूंगी स्मॉल स्केल मैप। क्यों, क्योंकि मैंने इतने बड़े साइज को इतना सा कर दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। अब आता है कि जैसे मेरे को एक विलेज बनाना है, एक टाउन बनाना है, तो अगर मैं कंपेयर करूं कंट्रीज को बनाने से और विलेज को बनाने में, तो किसमें ज्यादा इजी होगी, मेरे को ऑब्वियसली विलेज बनाने में इजी होगा। क्यों, क्योंकि विलेज इतना बड़ा तो था नहीं, तो मैं जब उसको छोटा भी करूंगी, अगर मैंने उसके साइज को रिड्यूस भी किया, तो वो कितना रिड्यूस होगा, वो ज्यादा तो रिड्यूस नहीं होगा, कंट्रीज के कंपैरिजन में तो रिड्यूस नहीं होगा। तो क्या होता है कि ये जो मैप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप्स, जिनमें हमने रिड्यूस ज्यादा नहीं किया होता उसे हम लार्ज स्केल कहते हैं, जिसमें हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस किया होता है उसे हम स्मॉल स्केल कहते हैं। वेरी इजी, दो टाइप के डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं मैप्स पे। पहला होता है स्मॉल स्केल, जिसमें हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया होता है, ठीक है, और एक होते हैं लार्ज स्केल, जिसमें हमने बहुत बड़े साइज को इतना रिड्यूस नहीं किया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है जो आपका टाउन मैप होता है, सिटी मैप होता है, इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। या फिर इसका एग्जाम्पल वो भी हो सकता है कि आपके घर का भी एक मैप, ठीक है, घर वालों से पूछना कि अगर आपका घर में बना हुआ है, आप लोगों ने सोच के बनवाया होगा, तो उसका मैप कहीं ना कहीं जरूर रखा होगा, उसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। हाउएवर जो आपकी बुक में मैप्स प्रिंटेड होते हैं, कंट्रीज के मैप, वर्ल्ड के मैप, एटलस में जो मैप्स प्रिंटेड होते हैं, वर्ल्ड, इंडिया, कंट्री और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मैप, कॉन्टिनेंट्स के मैप, तो हम उन्हें बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, आई थिंक दैट्स क्लियर, वेरी क्लियर। मूविंग ऑन, अब देखो आप, यहाँ पे एक साइड में तो है स्मॉल स्केल मैप और एक साइड पे है लार्ज स्केल मैप। एक ही सिटी का एक टाउन है जिसका नाम था किलरनी। ठीक है, अब इसमें एक साइड पे स्मॉल स्केल है, एक साइड पे लार्ज स्केल है। अब जब आपने स्मॉल स्केल देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे तो भाई मतलब मेरे को ग्रीन ग्रीन एरियाज दिख रहे हैं, सिर्फ रेड रेड कुछ कुछ भी तो चीजें बनी हुई हैं, फिर इसमें छोटा छोटा सा ऐसे ब्लू भी एरिया भी है, पर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे रोड्स कहाँ होंगी। ठीक है, तो अब जब आपको रोड्स देखनी ही है, आपको पूरे टाउन की रोड्स देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी गूगल मैप्स को जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, अब गूगल मैप्स तो थे नहीं पहले, तो हमने क्या किया, हमने एक लार्ज स्केल मैप बनाया। और जब आप ये लार्ज स्केल मैप देख रहे हो, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो ग्रीन एरियाज है ना, इनसे बहुत सारी लेन्स निकल रही हैं। अब देखो, जैसे ये बैरीज लेन है, ये पॉन ऑफिस लेन है, तो अब आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये जो लेन्स हैं, हमको अगर मैं लार्ज स्केल में किसी भी एरिया को लार्ज स्केल में बनाऊंगी, तो उसमें मेरे को बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ऑल्दो अगर मैं स्मॉल स्केल में बनाऊंगी तो मेरे को थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ठीक है, अब आप इसके स्केल्स भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 1.5, 0 एंड 3।
हाउएवर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 and 0.1, स्केल्स में डिफरेंस भी है, ठीक है, स्केल्स में डिफरेंस है, एंड दिस वन इज दी स्मॉल स्केल मैप, और ये क्या है, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में हमें टाउन्स के जो अंदर की रोड्स हैं हमें वो भी दिख रहे हैं, हमें बहुत सारी एरियाज भी दिख रहे हैं, हमें ग्राउंड भी दिख रहा है, टेनिस ग्राउंड देखो यहाँ पे टेनिस ग्राउंड भी है, फिर यहाँ पे मॉन्यूमेंट भी कुछ लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यानी कि अगर हम लार्ज करते हैं, जूम इन करते हैं मैप को, तो हमें लार्ज स्केल मैप मिलता है, और जूम आउट करते हैं तो स्मॉल स्केल मैप मिलता है, ठीक है। अब आता है डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन से पहले मैं यही बता देती हूँ आपको। अब आप इस मैप में देख रहे होंगे, दोनों मैप्स में कॉर्नर में, ऊपर वाले कॉर्नर में क्या है, राइट अपर हैंड कॉर्नर पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन। और ये साइन क्या है, ये साइन ये बता रहा है कि जो मैप है ये नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। यानी कि अगर मैं नॉर्थ में मूव करूंगी, किससे, सपोज आई एम एट द पॉन ऑफिस लेन सॉरी, और मैं नॉर्थ में मूव करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी मॉन्यूमेंट के पास, या हो सकता है थोड़ा सा और इधर चली जाऊं तो टेनिस ग्राउंड में आ जाऊं, ठीक है। तो यानी कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, राइट, यही होता है। अब ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए थे ना, नॉर्थ का एक छोटा सा डायरेक्शन, इसे बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं, यानी इस सिंबल के अकॉर्डिंग हम अपने डायरेक्शंस देख सकते हैं मैप, ठीक है। तो मोस्ट मैप कंटेन्स एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन, और ये क्या बताता है, ये हमें नॉर्थ पॉइंट बताता है, ठीक है। यानी कि ऐसे मैप, सारे मैप्स में क्या होता है, सारे मैप्स में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कहीं पर भी आपने देखा होगा एक ऐसे एन का एक मार्क बना हुआ होता है। इस सिंबल को, इस एरो को हम बोलते हैं नॉर्थ पॉइंट। ये हमें बताता है कि ये जो जहाँ पे एरो दिख रहा है, यही एरो हमें बता रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ है। हो सकता है कभी आपका एरो ऐसे भी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैप तो ऐसा है, ठीक है, एरो ऐसे शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर वाले डायरेक्शन में नॉर्थ है। अगर ऐसे है तो नॉर्थ ऊपर है, अगर नीचे की तरफ एरो बना हुआ है तो नीचे नॉर्थ है, वेस्ट में है तो वेस्ट नॉर्थ है, सॉरी वेस्ट नॉर्थ नहीं है ना, बट इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, उस मैप के इस डायरेक्शन में नॉर्थ, राइट। तो अब क्या है, द एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने आपको बताई दिया, इसे नॉर्थ पॉइंट कहते हैं। अब ये जो हमारे हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको, इनको कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। और इन्हीं जो ये डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन्हीं के साथ में हमें और भी 4 डायरेक्शंस मिलते हैं, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। देखते हैं अभी आगे, ठीक है। ये देखो, तो जो पहला पिक्चर है वो क्या है, वो है सिंबल है नॉर्थ का, एरो है नॉर्थ का, इसमें वो क्या बता रहा है, उसमें ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ठीक है। अब मैं इस सिंबल को नीचे घुमा दूं तो क्या होगा, नीचे की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट में घुमा दूं तो क्या होगा, इस साइड में नॉर्थ होगा। ये सब डिपेंड करता है कि हम किस एरिया का मैप बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिंबल्स को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सॉरी, अब आता है कार्डिनल पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप देखो, ये जो मेन हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनके साइड में क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, ठीक है। अब ये होते हैं हमारे कार्डिनल पॉइंट्स, और इन्हीं कार्डिनल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं हमारे कार्डिनल पॉइंट्स, और इसी के बाद आते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स, और वो होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, राइट। इजी, कार्डिनल पॉइंट समझ में आ गए, इंटरमीडिएट पॉइंट समझ में आ गए, डायरेक्शन का क्या यूज होता है वो समझ में आ गया, नॉर्थ पॉइंट क्यों लगाते हैं वो समझ में आ गया। पर अब डायरेक्शन देखे तो देखे कहाँ भाई, गूगल मैप्स तो है नहीं कि हमें बता देगा कि भाई आगे से सीधा लेना है, आगे से लेफ्ट लेना है, आगे से राइट लेना है, तो क्या करें फिर। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉम्पस, ठीक है। मैथ्स वाला कॉम्पस नहीं, दैट इज अ डिफरेंट कॉम्पस। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, हो सकता है आपके मोबाइल में भी इंस्ट्रूमेंट हो, उससे बोल रहे हैं हम कॉम्पस। तो जब आप वो मोबाइल फोन खोलोगे, उसमें आप कॉम्पस पे क्लिक करोगे, तो क्या होगा कि उसके जो मैग्नेटिक नीडल है ना, उसकी जो नीडल होती है वो मैग्नेट की बनी होती है, ठीक है। तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में शो करेगी जहाँ पे नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होगे, ऑल दिस इज रियली वेरी डायलेटेड, बट ये क्या शो करती है, ये शो करती है कॉम्पस में जो ये हमारा जो नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, ये हमेशा नॉर्थ साउथ को शो करती है, ठीक है।
तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि डायरेक्शन को देखने के लिए हमें अगर डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हम उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसके लिए हम कॉम्पस यूज करते हैं, गूगल मैप से कॉम्पस यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्शन ढूंढना है तो हमें कॉम्पस यूज करना है, और ये कॉम्पस हमेशा कहाँ शो करता है, ये हमें नॉर्थ साउथ शो करता है। अब अगर आपको नॉर्थ साउथ मिल गए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ईस्ट और वेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आपके नॉर्थ इधर है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे है, तो आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा। इजी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये सॉन्ग सा बन गया, पर कोई बात नहीं, याद तो हो ही गया, राइट। तो अब क्या है, अब आते हैं सिंबल्स। तो इससे पहले मैं आपको सिंबल्स पढ़ाऊँ, आप इस इमेज पे देखो, ठीक है। तो जब आपने ये राइट है ईस्ट साइड वाली इमेज देखी, कौन सी साइड वाली, ईस्ट साइड वाली इमेज देखी, यानी कि आपने राइट हैंड साइड वाली इमेज देखी, तो आपने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे से ट्रीज बने हुए हैं, पर आपको कैसे पता ये ट्रीज है, बताओ बताओ, आपको कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स यूज किए, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि ये क्या है, बताओ बताओ ये क्या है, ये है हमारा चर्च, राइट। तो अब अगर हम मॉस्क या चर्च को शो करेंगे तो हमें ये भी पता है कि हम मॉस्क और चर्च को कैसे शो कर सकते हैं। अब अगर मेरे को रेलवे लाइन शो करनी है, अब आप ये देखो, ये ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइन क्या है, तो भाई ये ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइन है, रेलवे लाइन। तो अब आप मेरे को बताओ कि आपको ये समझ में आया कि सिंबल्स क्या थे। तो ये सिंबल्स ये थे कि अगर मैं मैप पर हर चीज ड्रॉ कर रही हूँ, अब जैसे सपोज आपने देखा होगा इंडिया का मैप लेके आओ, तो इंडिया के मैप में एक ब्लैक कलर का बड़ा सा डॉट होता है दिल्ली के एरिया में, यानी कि दिल्ली के एरिया में, ठीक है। अब वो डॉट क्या शो करता है, वो ये डॉट ये शो करता है कि ये जो दिल्ली है, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। ऐसे ही आप कहीं का भी मैप ले आओ, उसमें आपको जो ब्लैक डॉट दिखेगा ना, डार्क ब्लैक डॉट, फिल्ड ब्लैक डॉट, इसको हम बोलते हैं, ये होता है हमारा सिंबल, क्या शो करने का, ये सिंबल होता है हमारी कैपिटल शो करने का, ठीक है, कंट्री की कैपिटल शो करने का। हर मैप में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन क्या शो कर रहा है। बट कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अब मेरे को एक मैप बनाना था, जैसे ये विलेज का मैप था, इसमें आपने देखा रेलवे लाइन भी, सॉरी रेलवे लाइन भी है, रोड्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, मॉस्क भी शो कर रहे हैं, चर्चेस भी शो कर रखे हैं, सब कुछ शो कर रखा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें अगर आप सोचो, इमेजिन करो कि आपके घर के 200 मीटर दूर एक मॉस्क है, ठीक है। अब उस मॉस्क को आपको अपने पेपर पे ड्रॉ करना है, तो क्या आप पूरा मॉस्क ड्रॉ करोगे, नहीं, क्योंकि इतना स्पेस तो है ही नहीं आपके पेपर में। अगर आपने पेपर में 200 मीटर दूर का मॉस्क आपने पूरे पेपर में शो कर दिया, तो आप देखोगे कैसे कि मॉस्क से घर कैसे आना है, कौन सी डायरेक्शन लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे सिंबल्स कैसे यूज करते हैं, जैसे आप सिंबल यूज करते हो खेलने में, अपने दोस्त के साथ थोड़ी सी चीटिंग करनी होती है तो क्या करते हो, ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये है, अगर मैं ये करूं इसका मतलब फर्स्ट आंसर है, ये करूं तो सेकंड आंसर है, और अगर मैं सिर जाऊं तो मतलब थर्ड आंसर है, अगर मैं छींक मारूं तो फोर्थ आंसर है, ठीक है, यही करते हो। तो ऐसे ही हम लोगों ने भी कुछ सिंबल्स डिसाइड कर रखे हैं, हम लोगों ने नहीं, मतलब एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट में क्या हुआ, जब सब बहुत परेशान हो गए, सबने सोचा कि अरे ये पागल हो गए, इस मैप में इन्होंने ऐसे मॉस्क बना रखा है, हमने ऐसे मॉस्क बना रखा है, इन्होंने सर्कल से मॉस्क शो कर रखा है, हमने सर्कल से चर्च शो कर रखा है, और स्क्वायर से हमने अपना टेम्पल शो कर रखा है। तो अब भाई ये इन सारी तीनों चीजों में सबने अलग अलग चीजें बना ली। अब पर जब कोई फ्रांस से इंडिया आया, ठीक है, अब फ्रांस वालों ने क्या किया, फ्रांस वालों ने जितने भी उनके यहाँ चर्च थे उन्होंने सर्कल से शो कर रखे थे। अब जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया का मैप लिया, क्योंकि भाई गूगल मैप्स तो थे नहीं उस टाइम। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा इंडिया में जो मैप्स थे वहां पे से सर्कल्स बने हुए थे, वो वहां गए तो उन्हें क्या पता चला, यहाँ पे तो मॉस्क है। तो अब क्या हुआ, अब वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने बोला भाई सर्कल का मतलब तो चर्च होता है ना, तो यहाँ के लोगों ने बोला नहीं, सर्कल का मतलब होता है मॉस्क, चर्च मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। अब वो बोले कि नहीं नहीं हम सही है, स्क्वायर मतलब नहीं, स्क्वायर मतलब मॉस्क होता है और सर्कल मतलब चर्च होता है। यहाँ के लोग इस बात पे लड़ने लग गए कि नहीं, यहाँ पे चर्च होगा और यहाँ पे मॉस्क होगा, सर्कल का मतलब मॉस्क होता है और स्क्वायर का मतलब चर्च होता है। तो जब ये बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, ठीक है, तो जब ये बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब एक काम करते हैं, एक ऐसा डिसाइड, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको सर्कल का मतलब होगा चर्च, और स्क्वायर का मतलब होगा मॉस्क, और ट्राइंगल का मतलब होगा टेम्पल,
ठीक है, तो इससे लड़ाई नहीं होगी, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप सब जगह आपको किसी भी मैप को देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चर्च है, ये मॉस्क है और ये टेम्पल है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही सोच के उन्होंने बहुत सारी चीजों की छोटे छोटे सिंबल्स डिनोट कर दिए। ठीक है, अब जब सिंबल्स डिनोट हो गए तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल या यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द मैप्स। और ये क्या होता है, ये हमें इजी होता है ताकि हम कहीं पे भी जाएं तो हम उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब इस मैप्स में हम कुछ कुछ शेप्स यूज करते हैं, हो सकता है कुछ एक्चुअल शेप्स यूज करते हो, जैसे एक्चुअल शेप्स ऑब्वियसली नहीं यूज कर सकते, बट रोड्स के लिए हमने 2 लाइन शो कर दी, ट्रीज के लिए हमने प्रॉपर ट्रीज शो कर दिए, या फिर वेल के लिए हमने एक सर्कल शो कर दिया। ऐसे ही हम कुछ लेटर्स का भी यूज करते हैं, कभी कभी हम कुछ कलर्स का यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको फिजिकल मैप में दिखाया था कि जितनी ब्लू लाइंस हैं उनका मतलब क्या है, उनका मतलब है वाटर बॉडी रिवर्स। ठीक है, तो वो वाटर बॉडीज और जो रिवर्स हैं वो हमेशा ब्लू से ही डिनोट होंगी। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कुछ ट्रीज होंगे, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, या फिर अगर वहां पे कुछ ब्राउन कलर का है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे माउंटेन्स होंगे। येलो कलर से हमने डेजर्ट को डिनोट कर दिया। अब हमने ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज में लिया, यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ। और इस बात पे हमने क्या किया, हमने बोला कि ये सारी चीजें भाई मैप में, किसी भी दुनिया में कोई मैप हो उसमें ब्लू कलर का मतलब क्या है, रिवर्स, ब्राउन कलर का माउंटेन्स, ग्रीन कलर का ट्रीज। तो अब ये सब चीजें सब लोग सेटिस्फाइड हो गए, सब लोग ने बोला ठीक है, सारे मैप्स ऐसे ही बनेंगे। तो इन सिंबल्स को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, जो कि आप किसी भी मैप में देखोगे आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स होते कैसे। तो अब आप देखो, जब आप ये देखोगे कि रेलवे लाइन में अगर जो ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज मतलब जो बड़ी लाइन और पतली छोटी लाइन, तो उसको भी हमें शो करना पड़ता है। आपने सुना होगा बड़ी लाइन छोटी लाइन, राइट। तो वो जो बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, या रेलवे स्टेशन शो करने के लिए हमने 3 चीजें डिफरेंट डिफरेंट ली हैं। अगर वो ब्रॉड गेज है यानी कि बड़ी लाइन है रेलवे लाइन की, तो हमने क्या किया, हमने ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्ड लाइन फिर ले ली। अगर वो मीटर लाइन है यानी कि छोटी लाइन है, तो हमने क्या किया, ऐसे लाइन बना के ऐसे 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 उसमें छोटे छोटे से लाइंस बना के। अगर वो रेलवे स्टेशन है तो हमने क्या किया, हमने वही स्ट्राइप लाइन ली और उसमें एक सर्कल बना के उस पर RS लिख दिया। RS मतलब रेलवे स्टेशन, मैंने बोला लेटर्स भी यूज होता है। ठीक है, अब आता है रोड्स। अगर रोड्स मेटल्ड है या अनमेटल्ड, यानी कच्ची रोड्स और पक्की रोड्स, आपको पता होगा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स। तो मेटल रोड्स हैं तो क्या होगा, प्लेन 2 लाइंस बनेंगे। ठीक है, स्ट्रेट 2 लाइंस। और अगर अनमेटल्ड रोड्स हैं तो क्या होगा, डॉटेड लाइंस बनेंगी। ठीक है, अब आता है ऐसे बाउंड्रीज का। अगर इंटरनेशनल बाउंड्री होगी तो क्या होगा, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री होगी तो लाइन डॉट होगा। ठीक है, अगर हमारी स्टेट की बाउंड्री होगी तो वही लाइन डॉट क्या होगा, छोटा होके पतला हो जाएगा, यानी कि छोटी छोटी लाइन फिर छोटा सा डॉट फिर छोटी लाइन फिर छोटा सा डॉट। और अगर हमें डिस्ट्रिक्ट की लाइन बनानी है तो सिटीज या टाउन्स की, तो बस एक ऐसी डैश्ड लाइन बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें रिवर्स या कोई भी वाटर बॉडीज यूज देखनी है तो हमारे लिए उसके पास भी सिंबल है। अगर हमें कोई सी रिलीजियस प्लेस दिखानी है तो भी हमारे पास उसके लिए सिंबल्स हैं। अगर हमें पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस या पुलिस स्टेशन दिखाना है तो उससे हमने उसके लिए क्या किया, हमने लेटर्स का यूज किया, PO, PTO, PS। ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। उसके बाद हमने क्या किया, अगर हमें ग्रेवयार्ड शो करना है तो हमने इसे सेमी सर्कल थीम बना दिए। सेटलमेंट शो करना है तो हमने इसे रेड कलर के ऐसे से छोटे छोटे पार्ट शो कर दिए। देन कम्स द ट्रीज एंड द ग्रास। तो आप देखो ग्रास में भी छोटी छोटी लाइन है, ग्रीन ग्रीन लाइंस हैं छोटी छोटी सी। और ट्रीज के लिए क्या है, ट्रीज के लिए है ऐसे सर्कल्स अपने ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ये सिंबल्स कैसे हैं, ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। अगर मैं ऐसे सिंबल्स को कहीं पे भी जाके दिखाती हूँ, और मैं सपोज घूमने गई हूँ फ्रांस, ठीक है, अब मेरे को फ्रेंच तो आती नहीं है भाई, मैं तो हिंदी इंग्लिश ही आती है मेरे को। तो क्या होगा, मैं वहां जाके मैं ये बोलूंगी कि ये क्या है, ये कहाँ होगा, तो वो देख के समझ सकते हैं कि भाई ये पूछ रही है कि ये टेम्पल कहाँ होगा, तो वो मेरे को डायरेक्शन दे सकते हैं विदाउट यूजिंग देयर लैंग्वेज। सो बेसिकली कन्वेंशनल सिंबल्स आर व्हाट, कन्वेंशनल सिंबल्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन द यूनिवर्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में वही सिंबल्स यूज होते हैं फॉर मार्किंग दी मैप्स। ठीक है, आ गया, इजी था। अब देखो आप, स्केच और प्लान। ठीक है, तो 2 वर्ड्स होते हैं, स्केच एंड प्लान।
अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई अगर आपका घर बना हुआ है, आपने सोच के घर बनाया होगा, तो उसको हम बोलते हैं मैप। जो आपके घर का जो आपने एक छोटा सा स्केच बनाया है, या जो भी आपके जो आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर होगा, उसने घर का एक स्केच बनाया होगा, ड्रॉ किया होगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो हम जो वो ड्राइंग होती है ना, उस ड्राइंग को बोलते हैं प्लान, ठीक है। उसी के ही पहले अगर जो आर्किटेक्ट होगा, जिससे आपके पापा ने बात करी थी कि भाई ऐसे ऐसे घर बनाना है, तो उसने क्या किया होगा, उसने एक रफ पेपर पे, जैसे मैंने अपनी मम्मी को स्टोरी में आपको बताया था, मैंने अपनी मम्मी को ऐसे ऐसे ड्रॉ करके रफ रफ ड्रॉ करके बताते कि यहाँ से घुसी तो ये आया, यहाँ से घुसी तो ये आया। तो क्या मैंने वो जो लाइंस खींची थी वो मैंने स्केल करी थी? क्या वो ओरिजिनल डिस्टेंस की लाइंस थी? नहीं, मैंने तो बस ऐसी रफ में बना दी, ठीक है। अब जब मैंने रफ में बना दिया तो उसको तो मैं बोलती हूँ स्केच। क्यों? क्योंकि वो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने जो इतना देखा था अपनी मेमोरी के बेस पे मैंने उसे पेज पे बना दिया, जिसमें कोई भी डिस्टेंस वेरीफाइड नहीं था, ना तो उसमें स्केल था, ना ही कुछ था। तो ऐसी ऐसी ड्राइंग्स कहीं की भी, कैसे भी एरिया की ऐसी ड्राइंग जो कि आप मेमोरी के बेस पे या फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाते हो विदाउट यूजिंग अ स्केल और द एक्चुअल डिस्टेंस, तो उसे हम बोलते हैं स्केच। और ये क्या होता है, ये हमेशा रफ ड्राइंग होती है, राइट। मतलब हम अगर मेरे को घर बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मेरे को स्केच में बना के आर्किटेक्ट को दूंगी कि भाई देखो आप ऐसा ऐसा घर बनाते ना, तो बोलेगा कि भाई इसका तो मेरे को पहले एक साइज में डेवलप करना पड़ेगा। अब उसे कैसे पता चलेगा कि इतना बड़ा घर है या इतना बड़ा रूम हमें बनाना ही बनाना है? उसके लिए जब हम एग्जैक्ट मेजरमेंट से या एग्जैक्ट साइज से, स्केल से हम जब किसी स्केच को डेवलप करते हैं, तो हम उसको प्लान कहते हैं। जैसे घर की हमेशा प्लान्स होते हैं, ठीक है। अब जब आप इस डायग्राम में देखोगे, तो आप इस डायग्राम में देखोगे कि बहुत ही ज्यादा रफ काम किया हुआ है। उन्होंने दिखाया कि ये मेरा हाउस है, इस हाउस से ये रोड जा रही है, तो एक और हाउस है, सामने स्कूल है, फिर ये है, फिर एक ग्राउंड है, फिर ये है, फिर वो है, सब कुछ उसमें बता रखा है। पर आपको इसके देख के ही समझ में आ जाएगा कि ना तो ये स्केच्ड है, सॉरी, ना तो ये स्केल्ड है, और ना ही ये एक्चुअल साइज का है। एक्चुअल साइज तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियसली इतने छोटे से पेपर पे हम इतना बड़ा एरिया नहीं बना सकते, यानी कि हमें स्केल करना पड़ेगा। अब ये स्केल्ड भी नहीं है, स्केल्ड होता तो ये ऐसे थोड़ी ना बनता, स्ट्रेट लाइन एटलीस्ट कुछ तो बनता। तो ऐसी ड्राइंग्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी ड्राइंग्स को हम कहते हैं स्केच, जो कि आप अपनी रफ कॉपी में या ड्राइंग कॉपी में जो आप बनाते हो, हम उसे कहते हैं स्केच, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होता है, ये होता है आपकी मेमोरी पे या फिर आपके ऑब्जर्वेशन पे। मैं देख के ही तो कोई चीज बनाऊंगी, या फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया हो कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा बन जाना चाहिए, तो मैं वैसा वैसा बना, ठीक है। such rough drawings that are drawn without the scale are known as sketches, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने आपको बताया कि इन्हीं स्केचेस को अगर मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, स्केल के अकॉर्डिंग डेवलप कर लूं, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे प्लान्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये छोटे से एरिया को लार्ज स्केल में बनाना होता है। मतलब लार्ज स्केल को मैंने क्या बताया था, लार्ज स्केल मैंने आपको ये बताया था कि अगर बहुत बड़ा एरिया है, मतलब छोटा सा एरिया है, उसको मेरे को पेपर पे बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, उसका मैप बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस छोटे से एरिया को थोड़ा कम रिड्यूस करके पेपर पे बना दूंगी। अब जब मैंने उसे पेपर पे बनाया, तो मेरे को ये पता है कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है, उसके हिसाब से मैंने उसे रिड्यूस करके एक पेपर पे बना दिया। अब जब मैंने उसे रिड्यूस किया, दैट मीन्स क्या हो गया, वो स्केल हो गया, ठीक है। स्केल कर दिया मैंने उसको। अब जैसे ही मैंने उसको स्केल किया, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर को देख के कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी इंजीनियर कुछ भी बना सकता है। जैसे कि अब आप ये देखोगे, इसमें जो रूम सेकंड है, जो नीचे वाला रूम है, दैट इज ऑफ 9 इंचेस एंड सॉरी 9 फीट एंड 3 इंचेस, ठीक है। 9 फीट एंड 3 इंचेस इंटू 10 इंचेस और 10 समथिंग जो भी है, ठीक है। अब आप इसमें ये चीज नोटिस कर सकते हो कि ये जो प्लान बना है, ये एग्जैक्टली रफ नहीं है, ये उन्होंने स्केल करके बनाया। यानी कि अगर ये जो रूम है, इस रूम का जितना उसमें साइज लिखा हुआ है, अगर मैं ये साइज सच में बनवा दूं, तो ये घर पे बन सकता है। ये तो स्केल्ड है, इतना तो ऑब्वियसली रूम नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने ये जो 9 फीट 3 इंचेस लिखा हुआ है, 9 फीट 3 इंचेस जितना हमने बना दिया। पर ये जो ड्राइंग बनी हुई है ना, ये भी 9 फीट 3 इंचेस के स्केल्ड यानी कि रिड्यूस्ड बनी हुई है, ठीक है। सो दैट्स दी प्लान, यानी कि ऐसी ड्राइंग जिसके लिए स्केल को हम रेफर कर सकते हैं, उसको हम प्लान कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, वेरी इजी। स्केच और प्लान में क्या डिफरेंस होता है, स्केच इज अ रफ ड्राइंग विदाउट द रेफरेंस ऑफ द स्केल। However, plan is a drawing which we can read with the reference of the
स्केल, और ये एग्जैक्ट होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे एरिया, हमारे जो एरिया की लेंथ, हाइट, ये सब देखने के लिए, ठीक है। सो yeah, that's it for today's topic. Thank you very much because you watched this video till the very end. Thank you very much, very, very much. And what you have to do? Well, you have to do the obvious again. I'm telling you, you have to subscribe the channel for class 6th, and you have to like and share the video. You have to hit the bell icon, and you have to never miss any video from Anand Academy, because we पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए हो, नोट्स डाउनलोड करने हो, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जर्वेशन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओगे, एंड देन you will click the link that is provided there for downloading the notes, and then you move to some other page and you can download the notes from there. So पढ़ते रहना, सेफ रहना और ध्यान रखना अपना से। Till the next video we meet.